नमस्कार दोस्तों, 1 अक्टूबर की रात को इजराइल के देश में आसमान में कुछ ऐसा नजारा दिखाई दिया। ये कोई पटाखे नहीं थे, ये मिसाइल्स थी। 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स जो इजराइल के ऊपर छोड़ी ईरान के देश ने। इन मिसाइल्स को लॉन्च करने का ऑर्डर सीधा ईरान के हेड ऑफ स्टेट और सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमेनी ने दिया था। ईरान की IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो कि इनकी आर्मी का एक हिस्सा है, उनके अनुसार 90% से ज्यादा मिसाइलों ने अपना टारगेट सक्सेसफुली हिट किया। लेकिन तो दोस्तों, ये वीडियो ईरान और इसराइल के ऊपर है कि जो ईरान जो है वो कितना पावरफुल, कितना खतरनाक देश है। उसके बारे में सारी चीजें हैं कि इसराइल और ईरान के बारे में सबसे ज्यादा खतरनाक देश कौन सा है। और दूसरी बात यह है कि जो ईरान है ये इतने सारे देशों पर अकेला हमला कर रहा है। तो इसके बारे में भी इस वीडियो में जहाँ तक है बताया जाएगा कि एक अकेला ईरान, एक अकेला शेर है, शेर एक अकेला इतने सारे कुत्तों से निपट रहा है। तो इसके बारे में ये ध्रुव राठी जो भाई है ये एक एक बात खोल खोल करके बताएंगे। तो याद रखें कि ये वीडियो 1 अक्टूबर से है, यानी जब पिछले साल 1 अक्टूबर को जो हमला हुआ था ईरान की तरफ से, सबसे पहला हमला वहां से था। तो 1 अक्टूबर से लेके अब तक की ये पूरी वीडियो है। आप इसको ध्यान से देखना और इसको समझना कि इस वीडियो में क्या क्या बताया गया है, इसलिए कि आधी अधूरी जानकारी बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है। इस वजह से आप इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा समझना कि इसके अंदर क्या क्या ये बातें समझाते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, 1 अक्टूबर की रात को इजराइल के देश में आसमान में कुछ ऐसा नजारा दिखाई दिया। माशाअल्लाह, क्या खतरनाक तरीके से बम निकले भाई। ये कोई पटाखे नहीं थे, ये मिसाइल्स थी। 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स जो इजराइल के ऊपर छोड़ी ईरान के देश ने। इन मिसाइल्स को लॉन्च करने का ऑर्डर सीधा ईरान के हेड ऑफ स्टेट और सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमेनी ने दिया था। ईरान की IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो कि इनकी आर्मी का एक हिस्सा है, उनके अनुसार 90% से ज्यादा मिसाइलों ने अपना टारगेट सक्सेसफुली हिट किया। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल देश का कहना है कि ज्यादातर मिसाइलें एक्चुअली में इंटरसेप्ट कर ली गई थी इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। इन मिसाइल्स की वजह से जो तबाही मची उसकी कई इमेजेस सामने आई। ये क्रेटर्स आप देख सकते हैं। एक ये देखिए 30 फीट गहरा क्रेटर मोसाद के हेडक्वार्टर्स के एकदम बाहर। सदर्न इजराइल में एक नेगेव का रेगिस्तान है जहां पर इजराइल का बड़ा मिलिट्री बेस है। कई सारी मिसाइल्स वहां जाकर भी लगी। हालांकि इजराइल का कहना है कि उनको मिनिमल डैमेज पहुंचा है इस हमले से, लेकिन फिर भी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि वो इसका जवाब देंगे। Iran made a big mistake tonight, and it will pay for it. The regime in Iran does not understand our determination to defend ourselves and our determination to retaliate against our enemies. सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये कि आखिर ईरान कैसे इन्वॉल्व हो गया इस वॉर में। पिछले साल हमास के हमले से शुरू हुई ये वॉर अब कई देशों के बीच फैल चुकी है। इजराइल ना सिर्फ पैलेस्टाइन पर हमला कर रहा है बल्कि लेबनान पर भी अटैक हो रहा है। हमास, हिजबुल्लाह और हुतीज जैसे कई सारे पैरामिलिट्री ग्रुप्स और आतंकवादी संगठन भी इस युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं और अब ईरान जैसा देश भी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया। इसी के चलते गोदी मीडिया ने 26वीं बार वर्ल्ड वॉर 3 का ऐलान कर दिया है। The world on the brink of World War III. World War III has already started. The World War is already upon us. आखिर ये सब कैसे हुआ और आगे क्या होगा इस युद्ध में, आइए समझते हैं ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में। ये बात सच है कि इस वॉर में कई सारे देश इन्वॉल्व हो चुके हैं और अगर हालात इसी तरीके से बिगड़ते रहे तो ये धीरे धीरे एक रीजनल वॉर बन सकती है मिडिल ईस्ट में। लेकिन इसे वर्ल्ड वॉर 3 कहना ये एक बहुत बड़ा मजाक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि ईरान के देश ने इजराइल के देश पर हमला किया हो इस साल। कुछ ही महीने पहले की बात है, 13 अप्रैल को 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स की बौछार हुई इजराइल के ऊपर। अगर आप टोटल मशीनरी डिप्लॉयड के मामले में देखोगे तो ये अप्रैल वाला हमला अभी के अक्टूबर वाले हमले से कहीं ज्यादा बड़ा था। करीब 170 ड्रोन्स, 30 क्रूज मिसाइल्स और 110 बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल के ऊपर छोड़ी गई। बस वो अलग बात है कि हमारे न्यूज चैनल्स उस वक्त नरेंद्र मोदी का प्रचार करने में बिजी थे क्योंकि इलेक्शन सीजन चल रहा था। नहीं तो ये अप्रैल वाला हमला कई मायनों में अनोखा था। ये कई दशकों में पहली बार था कि किसी और देश ने इजराइल के ऊपर हमला किया हो। इससे पहले साल 1991 की गल्फ वॉर में था कि सद्दाम हुसैन के इराक ने मिसाइल्स छोड़ी थी इजराइल के ऊपर। लेकिन अभी अप्रैल में क्या कारण था ईरान ने यह हमला किया? ईरान कहता है रिवेंज, रिटेलिएशन। करीब 2 हफ्ते पहले 1 अप्रैल के अराउंड इजराइल ने एयर स्ट्राइक करी थी सीरिया देश की कैपिटल सिटी दमास्कस में। इस एयर स्ट्राइक में ईरान के 7 अफसरों की जान चली गई, जिसमें ईरान एम्बेसी के एक टॉप जनरल भी शामिल थे।
अब जाहिर सी बात है, किसी भी देश के अगर आर्मी ऑफिसर्स मारे जाएंगे तो कोई भी देश खुश नहीं होगा, और यहाँ तो एम्बेसी पर बम गिराया गया। तो अगला सवाल आपके मन में उठेगा कि आखिर इजराइल ने ये एयर स्ट्राइक क्यों करी। इजराइल ने कहा कि ये कोई एम्बेसी नहीं थी, ये एक मिलिट्री बिल्डिंग थी, और जिस ऑफिसर को मारा गया वो हिजबुल्लाह के साथ बड़े क्लोजली लिंक्ड था। ये हिजबुल्लाह क्या है और इसका ईरान से क्या लिंक है, इसकी बात आगे वीडियो में करते हैं, लेकिन इससे पहले समझते हैं थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स इजराइल के डिफेंस सिस्टम के बारे में। जब अप्रैल में हमला हुआ था इजराइल के ऊपर, तो इजराइल की एलाइड कंट्रीज ने भी इजराइल की मदद करी थी, जैसे कि अमेरिका, यूके और इवन जॉर्डन। करीब 80 ड्रोन्स और 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स को तो अमेरिका ने ही मार गिराया था। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के टाइफून फाइटर जेट्स ने भी कई सारे ड्रोन्स को मार गिराया, और इजराइल के अपने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स ने भी 30 में से 25 क्रूज मिसाइल्स को रोक दिया। अगर आप नक्शे पर देखोगे तो ईरान और इजराइल के देश एक्चुअली में काफी दूर हैं एक दूसरे से। इन दोनों देशों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करीब 1000 किलोमीटर का है। तो अगर ड्रोन से हमला करता है ईरान इजराइल के ऊपर, तो एक ड्रोन को ईरान से इजराइल तक जाने में करीब 2 घंटे का समय लगता है। यही कारण कि अगर इंटेलिजेंस सिस्टम अच्छा है तो बड़ी आसानी से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इजराइल के ऑन ग्राउंड डिफेंसेस की अगर बात करें तो इनका आयरन डोम सबसे जाना माना डिफेंस सिस्टम है। इसकी लिमिट है 10 किलोमीटर की हाइट और 70 किलोमीटर का डिस्टेंस। अगर इतनी दूर से रॉकेट फेंका जा रहा है तो आयरन डोम बचा लेगा। हालांकि इसका नाम जरूर डोम है, लेकिन ये कोई शील्ड नहीं है जो इजराइल के आसमान में लगी हुई है। ये एक मिसाइल सिस्टम है जो रॉकेट्स को डिटेक्ट करता है जो गिरने वाले हैं, और उनके गिरने से पहले उन रॉकेट्स को अपनी मिसाइल छोड़कर फोड़ देता है। इसी चीज को इंटरसेप्शन कहा जाता है। ये शब्द आप कई जगहों पर देखोगे जब आप इसकी खबरें पढ़ोगे। आयरन डोम सिर्फ शॉर्ट रेंज रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करता है। अगर और दूर से कोई मिसाइल फेंकी जा रही है तो उसके लिए इजराइल के पास 2 और डिफेंस सिस्टम्स हैं। एक है डेविड स्लिंग जो मीडियम से लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के लिए है, 15 किलोमीटर की हाइट और 300 किलोमीटर तक का डिस्टेंस। लेकिन ईरान का देश तो 1000 किलोमीटर दूर है। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान ने अपने अक्टूबर के हमले में फेंकी, उनसे ना तो आयरन डोम प्रोटेक्ट कर सकता है, ना ही डेविड स्लिंग। उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए एक तीसरा डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है एरो सिस्टम। एरो 3 के पास इजराइल की सबसे टॉप लेवल की डिटेक्शन रेंज है, 2400 किलोमीटर की रेंज और 100 किलोमीटर का ऑल्टीट्यूड। ऑलमोस्ट स्पेस तक से कोई मिसाइल आ रही होगी तो उसे भी एरो सिस्टम डिटेक्ट कर सकता है। अप्रैल में हुए हमले में एक बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया था एरो 3 सिस्टम ने, जिसे वीडियो पर कैप्चर किया गया। ये मिसाइल अर्थ की एटमॉस्फेयर के बाहर थी। इस वीडियो में आप देख सकते हो, बड़ा ही कमाल का वीडियो है ये। तो सुनने में तो बहुत ही सेफ और सिक्योर सिस्टम लगता है। ये सब देखकर आपको लगेगा कि यार किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए इजराइल के ऊपर, इजराइल का देश हमेशा प्रोटेक्टेड ही रहेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। इन सारे डिफेंसिव सिस्टम्स का सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ फेलियर है पैसा। इन सारे सिस्टम्स को ऑपरेट करना बहुत बहुत ज्यादा महंगा है। जैसा मैंने बताया, किसी भी मिसाइल को अपने देश के ऊपर गिरने से रोकने के लिए ये सभी डिफेंस सिस्टम्स क्या कर रहे हैं, एक और मिसाइल छोड़ रहे हैं जो उस मिसाइल को फोड़ेगी। तो ये आयरन डोम का सिस्टम जो अपनी तरफ से मिसाइल छोड़ता है उसका नाम है तामीर मिसाइल। एक मिसाइल की कॉस्ट है $50,000। दूसरा इनका डेविड स्लिंग जो अपनी तरफ से मिसाइल छोड़ता है, उस मिसाइल की कॉस्ट है $1 मिलियन पर मिसाइल। और सबसे भयानक इनका एरो सिस्टम जो अपनी तरफ से मिसाइल छोड़ता है, उसकी कॉस्ट आती है कई $मिलियन पर मिसाइल। अप्रैल में जब इजराइल के ऊपर हमला हुआ था तो सिर्फ एक दिन का खर्चा इनके लिए करीब $200 मिलियन का आया था। इमेजिन करके देखो, इनके पास अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है मिसाइल्स की। अगर हद से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल के ऊपर छोड़ी जाएंगी तो इनके ये डिफेंस सिस्टम्स फेल हो जाएंगे, क्वांटिटी की वजह से और पैसे की वजह से। यही कारण है कि अक्टूबर में किए गए इन हमलों के बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन नासर कनानी ने बयान दिया कि ये सारे स्ट्राइक्स एक लिमिटेड एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस थे और वेस्टर्न कंट्रीज को इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि और ज्यादा कुछ नहीं करा गया। ये स्टेटमेंट अपने आप में एक धमकी की तरह है कि ईरान धमकी दे रहा है इजराइल को, शुक्र मनाओ हमने और ज्यादा हमला नहीं किया। ईरान के जो हथियार हैं वो अपने आप में कुछ कम डरावने नहीं है। कुछ मिसाइल्स जिनका इस्तेमाल किया गया इस हमले में वो स्टेट ऑफ द आर्ट थी, जिनका पहली बार इस्तेमाल किया गया, जो पिछले ही साल बनी थी, जैसे कि 2023 की फतेह मिसाइल्स। फतेह से बहुत ज्यादा। बीबीसी के द्वारा निकाली गई इस फोटो में आप देख सकते हैं इनकी सभी मिसाइल्स की कैपेबिलिटीज। लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल्स इनकी शहाब 3 है, 2000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज है। जो मिसिंग है इस नक्शे से वो है 2023 की फतेह मिसाइल्स। ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स की कैटेगरी में आती है। हाइपरसोनिक मतलब स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा तेज। ये 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकती हैं, जो कि 15 गुना ज्यादा होता है स्पीड ऑफ साउंड। यानी कि कुछ मिनटों का ही समय लगेगा ईरान से इजराइल तक पहुंचने में। We are able to precisely hit any target within the range of 870 miles, and there exists no system that can rival or counter this missile. बहुत से लोग यहाँ पर रॉकेट्स और मिसाइल्स को एक दूसरे से कंफ्यूज कर देते हैं। ये दोनों शब्द सुनने में एक दूसरे से काफी सिमिलर हैं, लेकिन असली
असलियत में बहुत अलग है एक दूसरे से। हमास के द्वारा जो रॉकेट्स फेंके जाते हैं इजराइल की तरफ, उनका साइज काफी छोटा होता है। वो जमीन से फेंके जाते हैं एक प्रोजेक्टाइल में, यानी अंदाजा लगाया जाता है कि वो कहां पर गिरेंगे। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स दूसरी तरफ एक 3 मंजिला इमारत जितनी बड़ी होती हैं। इनमें प्रिसीजन टारगेटिंग होती है, एग्जैक्टली कहां गिराना है इन्हें वो कंट्रोल किया जा सकता है। सही में धरती के एटमॉस्फेयर के बाहर जाकर वापस अपने टारगेट पर गिर सकती हैं। ये सही में भयानक है देखना कि इंसानों ने कितने खतरनाक तरीकों के हथियार बना रखे हैं। यही कारण कि अप्रैल के हमले के बाद यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, जहां पर सेक्रेटरी जनरल ने कहा दोनों साइड्स को डिफ्यूज एंड डी एस्केलेट। अब इजराइल पर हिजबुल्लाह और हुतीज जैसे ग्रुप्स तो ऑलरेडी काफी सालों से हमला करते आए हैं, लेकिन जब से इजराइल ने रिटेलिएशन किया और गाजा पर बमबारी करी, उसके बाद से इनकी तरफ से भी हमला और बढ़ गया। ये तीनों ग्रुप्स, गाजा में हमास, यमन के देश में हुतीज और साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह, इन्हें ईरान का प्रॉक्सीज माना जाता है। यहाँ इन्हें एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का भी नाम दिया गया है, यानी कि ईरान का देश इन्हें पीछे से फंड करता है, पैसे देता है और सपोर्ट करता है। इस सब के पीछे एक बड़ा लंबा इतिहास है, जिसे एक 20 मिनट के वीडियो में समझा पाना तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन अगर आपको किसी स्पेसिफिक चीज को लेकर डाउट है या फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट ढंग से समझ में नहीं आता तो भाई आपने ये वीडियो देख ली भी होगी, उसमें आपको कुछ समझ में भी आ गया होगा कि इस भाई का सीधे कहने का मतलब ये है, आप इनको जानते भी होंगे कि ये भाई जो है ये सारी बातें सच बताते हैं, हक बताते हैं। लेकिन इनसे ज़्यादा जो ज़्यादा हक बताने वाले हैं, जो किसी से नहीं डरते, उनका नाम है रज़ा ग्रापी। एक न्यूज़ एंकर है, वो मुसलमान है, बहुत ही बढ़िया न्यूज़ देते हैं वो, बहुत प्रूफ के साथ। लेकिन अब भाई इनकी क्या पता ये किसके साथ है, इस वजह किसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन वीडियो में देखने से ये पता चला है कि इन्होंने सब बात जो बताई है वो ईरान के ऊपर बताई है कि ईरान जो है कितना खतरनाक देश है। इसराइल के ऊपर भी बताई है। ये इसराइल जो है पैसा खर्च करके आयरन ड्रोन खरीदता रहता है सेल्फ डिफेंस करने के लिए, लेकिन होता क्या है, ईरान की एक मिसाइल सबको तबाह कर देती है। इतना खतरनाक देश है अपना वो ईरान। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसकी जो अगली वीडियो इंशाल्लाह कल आ जाएगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।